Hi everyone, welcome back to my channel once again in BioSimplified। तो आज मैं क्लास 10 का ही वीडियो लेके आई हूँ दैट सेम चैप्टर ऑन एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था एब्जॉर्प्शन के ऊपर और मोड ऑफ कुछ मोड्स भी डिस्कस किए थे लाइक डिफ्यूजन और इम्बाइबेशन। आज के वीडियो में मैं ऑस्मोसिस पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपको याद होगा ऑस्मोसिस पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। तो ओवरऑल व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको लिखा है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मोर डाइल्यूट रीजन टू लेस डाइल्यूट रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस फिर क्या हो गया? एंडो मीन्स इनवर्ड, तो it is a inward movement of water through semi-permeable membrane into the cell when the surrounding solution is less concentrated। अभी सेल एक है, सेल के बाहर का पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा, डैट इज़ एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब सेल से अगर पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, डैट इज़ एक्सोऑस्मोसिस, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ एक एक्सपेरिमेंट और भी है, सिंपल सा आप देख सकते हो, ये सेटअप है। इट इज़ अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड अ थिस्टल फनल इज टेकन इन्वर्टेड एंड एट द लोअर पार्ट एक सेल में सेलोफिन पेपर अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे सुक्रोज सोल्यूशन लिया और सेटअप में वही दिखाएगा कि वाटर जैसे ही एंट्री करेगा और ये सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा। सपोज इसी थिस्टल फनल में एक पिस्टन लगा दिए और वेट उसके ऊपर रख दिए। ठीक है, तो पिस्टन और वेट की वजह से प्रेशर आएगा सोल्यूशन इस सुक्रोज सोल्यूशन में, जिसके कारण ये देखा गया कि जो ये सोल्यूशन का जो लेवल है वो राइज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज व्हेन वेट इज केप्ट ऑन exerted or pressure is exerted in this solution, sucrose solution, it is not allowing water to enter inside the this sucrose solution through this semi-permeable membrane. So this minimum pressure is known as osmotic pressure, that is exerted to prevent passage of solvent into solution when separated by semi-permeable membrane. So this experiment is demonstrating osmotic pressure. Moving on to the next topic, that you have to study about different concentration of the solution। उसमें आपको 3 solution पढ़ना है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो आपको एक जनरल हम आइडिया देते हैं। हाइपरटोनिक मतलब सल्यूट इज मोर देन द सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट इज मोर देन सल्यूट एंड आइसोटोनिक में सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल। तो अभी सपोज करो सेल एक है और सेल के चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें ऐसा एक सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, बट सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये पानी बाहर की तरफ निकलेगा, तो दिस इज एक्सोऑस्मोसिस, राइट? एंड द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल is hypertonic because it is causing exoosmosis. So higher solute outside and higher water inside. सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, सेल के चारों तरफ ज़्यादा सॉल्ट है या फिर सल्यूट है, तो सेल क्या होगा? पानी छोड़ना शुरू कर देगा, that is known as exoosmosis and cell undergo shrinkage. हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल के चारों तरफ पानी ज़्यादा है और सेल में पानी कम है, तो हायर सल्यूट इनसाइड, हायर वाटर आउटसाइड। सेल के चारों तरफ वाटर बहुत ज़्यादा है और अंदर में सल्यूट ज़्यादा है, तो बाहर से क्या होगा? वाटर अंदर सेल की तरफ आएगा एंड दैट कॉजेज एंडोऑस्मोसिस ड्यू टू विच सेल अंडरगो स्वेलिंग। आइसोटोनिक मतलब सेल के अंदर और बाहर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर भी आ जा रहा है, तो नो चेंजेस ऑब्जर्व इन द सेल एंड इट रिमेन्स नॉर्मल। सो दिस इज अबाउट 3 types of solution. And let's see what is the effect of cell when placed in 3 different types of solution. This is the plant cell. When plant cell is placed inside this hypertonic solution,
it will continuously lose water and turns plasmolized. When the plant cell is kept in hypotonic solution, it continuously gains water, endoosmosis, and turns turgid. Similarly, in case of blood cell also, see, blood cell is or animal cell is continuously losing water, it undergoes shriveling, and when it is kept in hypotonic solution, water is continuously entering in the cell, and that causes bursting of the cell due to excessive swelling. Now, let us see what actually happens, what are the pressure and what condition is called when the cell is kept in hypotonic solution. So, suppose this particular plant cell is placed in hypotonic solution. These arrows are representing movement of water inside the cell. This is the vacuole, and water from outside is entering, which is known as endoosmosis. So, this causes turgidity in the cell, and the condition is known as turgid condition. Water enters by osmosis, vacuole swells up and pushes against the wall. So, a pressure is formed, and that pressure is known as turgor pressure. Turgor pressure is pressure which is exerted by the entire cellular content on the cell wall. But when the cell is placed in hypertonic solution, you can see cells start losing water. Water is moving outside. Clear? So, cell undergoes shrinkage slowly, and initially it is called flaccid, and slowly it undergoes plasmolysis. So, this is the turgid cell. You can see this diagram is very, very important for CBSE and ICSE examination. This is the cell wall, plasma membrane, vacuole which is filled with cell sap. So, this is a turgid condition of the cell when placed in hypotonic solution, continuously water is entering. So, entire content of the cell will exert pressure on the wall, which is known as turgor pressure. So, arrow towards the wall is the turgor pressure. So, equal and opposite force will be exerted by the walls. So, walls also exert pressure on the cellular content, which is known as wall pressure. So, very common question, student, a difference between turgor pressure and wall pressure is asked in exam. So, prepare this, okay? And this diagram is also important. Now, some of the terms, their definitions I have mentioned over here. When a cell reaches a state where it cannot accommodate any more water is called turgid, and phenomenon is called turgidity. Pressure of the cell content on cell wall is called turgor pressure. Pressure exerted by the cell wall on cell content is called wall pressure. And when the cell content undergoes shrinkage and cell no more become tight, it is called flaccid. So, एक और डायग्राम मैंने दिया है, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस को जो दिखा रहा है, समझ लो ये एक नॉर्मल सेल या फिर टर्जिड सेल है. इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा, फ्लैसिड होगा सेल. बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इसको रखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू होगा. तो ये आप देख सकते हो, ये सेल वॉल तो इंटैक्ट है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है अलॉन्ग विद वैक्यूल न्यूक्लियस, इट इज स्लोली अंडरगोइंग श्रिंकेज and completely becomes like this. See, all the cellular content along with the plasma membrane undergo shrinkage, and this space is filled with a solution called plasmolysing solution. Which is the plasmolysing solution? Hypertonic solution. So this complete shrinkage of protoplasm when the cell is placed in hypertonic solution is known as प्लाज्मोलाइसिस. बट अगर वापस से आप इस प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से पानी में अगर रखोगे, वापस से ये एंडोऑस्मोसिस इसमें होगा और सेल फिर से नॉर्मल हो जाएगा. तो रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो दीज आर द सम ऑफ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ टर्जिडिटी. So, turgidity in plant provide rigidity to the soft tissue, helps the root to push through the hard ground. It helps in building root pressure that we will discuss.
in the next video, help in closing and opening of stomata. Then it also helps in the turgor movement, like touch me not plant, if you touch it, the leaves they fold, right? So that is due to turgor movement. Then you have seen that small seedling, they can penetrate through the soil and they can grow. So that is due to turgor pressure. Okay. तो आप आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा. वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और नया टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करूँगी, दैट इज़ रूट प्रेशर. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे. बाय.